हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये क्लास है सुपर टेट की। इस चैनल पर आपको सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए भूगोल की सीरीज़ चलाई जा रही है रोज़ सुबह 9 बजे, तो जिसमें हम 25 प्रश्नों को भूगोल के सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ को डेली फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ सुपर टेट एग्ज़ाम ही नहीं, अन्य टेट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जिसमें भूगोल या जियोग्राफी के प्रश्न आते हैं, सबके लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास साबित होगी। तो आज की इस श्रृंखला को स्टार्ट किया जाए। आज का पहला प्रश्न क्या है कि 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं या लंबवत पड़ती हैं? ऑप्शन देखिएगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक वृत्त। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की किस अवस्था को दक्षिण ऐनांत कहा जाता है? ऑप्शन है जब दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन और रातें छोटी हो, जब उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी हो, या जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु एवं दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो आपने देखा था कि कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मकर रेखा होगा या फिर विषुवत रेखा होगा। तो दोस्तों 22 दिसंबर की अगर बात की जाए तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में शरद और दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु किस तिथि को होती है? 22 अक्टूबर, 23 सितंबर, 22 सितंबर या 25 सितंबर? जल्दी से आपको इसका आंसर करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23 सितंबर जो है, इस दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या शरद और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर की वो डेट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर किस तिथि को लंबवत पड़ती हैं? विषुवत वृत्त की यहाँ पर बात हो रही है, विषुवत रेखा की। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 मार्च और 21 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर या 22 जून और 21 दिसंबर। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर की को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत या सीधी पड़ती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग क्रमशः जल व स्थल से घिरा हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पहले से आई होप पता होगा, तो जल्दी से आप इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन दिया गया है 29.2% जल और 70.8% स्थल। दूसरा है 70% जल और 29% स्थल और 66% स्थल और 34% जल या 72% स्थल या 28% जल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारी पृथ्वी का जो 71% भाग है वह जल से घिरा हुआ है और 29% भाग स्थल से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 70.8 लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप 71 मान के चलिएगा। अगला प्रश्न है कि किस गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में बराबर है या उपयुक्त सभी है? तो हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है जिसमें हमारा भारत स्थित है, इसमें क्या है कि स्थल की प्रधानता अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समस्त स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत भाग विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है? 50%, 75%, 65% या फिर 45%? तो दोस्तों समस्त स्थलीय भाग का लगभग 75% भाग जो है ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध भी कहा जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 75% सही होगा। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर जीवन की संभावनाएं क्यों नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कि चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल का अभाव है, या चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा है, या चंद्रमा की परिभ्रमण गति के कारण, या चंद्रमा की घूर्णन गति के कारण।
तो चंद्रमा पर जीवन जो है ये इसका संभव क्यों नहीं है? इसलिए कि चंद्रमा की धरातल पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावनाएं नहीं है और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा अक्ष के परितल लगभग कितने दिनों में एक परिभ्रमण पूरे करता है? 26 दिन में, 27 दिन में, 23 दिन में या 29 दिन में? तो चंद्रमा जो है वो अपने अक्ष के परितल लगभग 27 दिन में एक परिभ्रमण काल जो है वो पूरा करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 27 दिन। अगला प्रश्न है, चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे, 24 घंटे 40 मिनट, 23 घंटे या 23 घंटे 40 मिनट? तो दोस्तों आपको बता दें कि 24 घंटे 40 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर फिर से चंद्रमा के ठीक नीचे उसी बिंदु पर पहुंचता है और इसी को हम चंद्र दिवस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 24 घंटे 40 मिनट। अगला प्रश्न है, नक्षत्र माह क्या होता है? एक माह में विभिन्न नक्षत्रों की गतियां या चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगा हुआ समय या चंद्रमा द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगा हुआ समय या बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने में जो समय लगता है वही क्या है? नक्षत्र माह कहलाता है और यह अवधि कितनी होती है? तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट की अवधि होती है और इसे ही हम नक्षत्र माह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आधा भाग ही हमें क्यों दिखाई पड़ता है? इसका कारण क्या है? ऑप्शन है कि चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि में अधिक अंतर के कारण, या चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि की समानता के कारण ऐसा होता है, या सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा का हम आधा भाग ही क्यों देख पाते हैं? तो इसका कारण है कि चंद्रमा की परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि लगभग समान है, इसलिए चंद्रमा का लगभग आधा भाग ही हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि किसका प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर के पृथ्वी से दिखाई पड़ता है? केवल सूर्य का, सूर्य और चंद्रमा का, सूर्य और पृथ्वी का, या सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी का? तो सूर्य का जो प्रकाश है चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर ही पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल सूर्य यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की कला किसे कहा जाता है? चंद्रमा के प्रकाशित भाग का घटना, या फिर भाग का बढ़ना, या ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो दोस्तों चंद्रमा की गोल आकृति के कारण ही लगभग आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ पाता है और शेष भाग जो है वो अंधकारमय रहता है, उस पर अंधेरा छाया रहता है। यही कारण है कि उसके केवल प्रकाशित भाग को ही घटता या बढ़ता हम देख पाते हैं। यह आकार कभी हंसिए के समान, कभी अर्धवृत्ताकार, तो कभी पूर्णतः गोल हमें दिखाई देता है। इसे ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला जो तथ्य है वो है कि जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर घटता है तो उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या ये दोनों बातें सही हैं कि नहीं सही हैं? इस आपको कोट में बताना है, केवल ए या फिर केवल दो, या ए और दो दोनों, या फिर ना तो ए और ना तो दो। तो ये दोनों बातें सही हैं कि गलत हैं, इसका आंसर आपको करना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल गलत लिखी हुई हैं, क्योंकि जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग बढ़ता है उत्तरोत्तर तो उसे शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है, बस यही इसमें गलती हुई है। और अगर चंद्रमा का भाग जो है, चंद्रमा का प्रकाश वो उत्तरोत्तर अगर घटता है तो उसे हम कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सही है? यहाँ पर भी दो बातें दी गई हैं कि पेरोजी वह स्थिति होती है जब चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है, और एपोजी वह स्थिति है जब चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक दूरस्थ होती है। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सा सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं।
तो दोस्तों ये दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी गई हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और दो दोनों। अगला प्रश्न है चंद्रग्रहण क्यों होता है। देखिए इसका आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सरल सा है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है इसलिए चंद्रग्रहण होता है, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, या चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य समकोण पर स्थित होते हैं। तो देखिए बात करें अगर सूर्य की, तो सूर्य तो बीच में कभी आता नहीं है, या तो पृथ्वी बीच में आएगी या तो चंद्रमा बीच में आएगा। तो क्या बीच में आएगा जब चंद्र ग्रहण होगा। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाता और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तो इसे ही हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शुक्ल एकादशी या कृष्ण एकादशी। तो चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा की तिथि को घटित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को घटित क्यों नहीं होता। तो ये भी एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो चंद्र ग्रहण है वो हर पूर्णिमा को क्यों नहीं होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, देखिएगा, पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्षीय तलों में झुकाव होने के कारण, या चंद्रमा का हमेशा पृथ्वी के कक्षीय तल में होना, या चंद्रमा के पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमा करने के कारण, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर, तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्षीय तल में लगभग चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के कक्षीय तल में कभी कभी होता है, और इस प्रकार यह हमें स्पष्ट होता है कि चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को ना होकर के किसी विशेष पूर्णिमा तिथि पर ही होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के कक्षीय तल में होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। ऑप्शन है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आने के कारण, या पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के बीच आने के कारण, या चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आने का कारण, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का एक समकोण पर स्थित होने के कारण। तो अभी इसके पहले आपने जाना था कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है, तो अब बताइएगा कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। तो दोस्तों जो चंद्रमा है उसका पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाने के कारण ही सूर्य ग्रहण होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। तो इसके पहले आपने चंद्र ग्रहण कब घटित होता है ये बताया था, तो आपका ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा को घटित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर, सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन घटित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डायमंड रिंग का संबंध किससे है। पूर्ण सूर्य ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से, आंशिक चंद्र ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण से। तो आपको बता दें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि में सूर्य के किनारे चमकती हुई एक रिंग या अंगूठी के समान जो हमें दिखाई देता है, इसे ही हम डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। और डायमंड रिंग के बनने का कारण चंद्रमा के समीपस्थ भाग का विषमता होता है, तो यही कारण है डायमंड रिंग का। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण से डायमंड रिंग का संबंध है। अगला प्रश्न है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं। 6 ग्रहण, 7, 8 या फिर 9। तो एक कैलेंडर वर्ष में लगभग 7 ग्रहण हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, 25वां प्रश्न होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक कैलेंडर वर्ष में सूर्य ग्रहण की परिघटना न्यूनतम और अधिकतम कितनी बार संभव है। न्यूनतम 2, अधिकतम 4 बार, न्यूनतम 3, अधिकतम 5, या न्यूनतम 2, अधिकतम 5, या न्यूनतम 1 और अधिकतम 4 बार। तो एक कैलेंडर वर्ष में सूर्य ग्रहण की परिघटना जो है वो न्यूनतम 2 बार और अधिकतम 5 बार घटित हो सकती है या संभव है। तो दोस्तों हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों
ये थे हमारे आज के भूगोल के 25 प्रश्न। आपको बताना है कि आप कितने प्रश्न आज सही कर पाए हो, क्योंकि आज के जो प्रश्न थे वो थोड़े से इम्पॉर्टेंट भी थे और कुछ कठिन थे और कुछ सरल भी प्रश्न रखे गए थे। तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर मिक्स करके रखा जा रहा है और आप यहाँ पर अपनी प्रतिभा जो है आप आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की या फिर सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।